अगला जो राजा आता है वो आता है कीर्ति प्रकाश। कीर्ति प्रकाश जैसा नाम वैसा ही काम। 8 साल की उम्र में ये राजा बनते हैं, और जब ये लगभग मतलब एक कमांडिंग एज में आ जाते हैं, उसके बाद ये क्या है कि अपने राज्य का जो सीमाएं हैं, मतलब जो एक अव्यवस्था फैली हुई थी उसको ठीक करने में जुट जाता है ये कीर्ति प्रकाश। और इसका एक अच्छा दोस्त है, पटियाला के राजा हैं राजा अमर सिंह। वो काफ़ी अच्छे इसके दोस्त हैं और काफ़ी इसकी हेल्प करते हैं। और ये बंदा है जो जिसने मुसलमानों पे भी हमले करने स्टार्ट कर दिए। अगर इसकी बात करें कीरत प्रकाश की, तो इसने, अगर आप नाहन की बात करोगे ना, तो जो नारायणगढ़, जो रामगढ़, मोरनी, पिंजौर, ये सारे जो एरिया हैं इसने इसको जीत लिया। मतलब काफ़ी शक्तिशाली एक आदमी था ये, काफ़ी शक्तिशाली इसके इरादे थे। और उत्तराखंड साइड में अगर देखोगे तो उत्तराखंड साइड में ये है जो कीर्त प्रकाश है, ये उत्तराखंड में मतलब ईस्टर्न साइड में गंगा नदी तक ये अपनी एक सीमा ले जाते हैं, क्योंकि गंगा नदी के उस पार तब गोरखाज हुआ करते थे। गोरखा बोलने का मतलब कि अमर सिंह थापा और जो भी गोरखाज थे, तो उनके साथ ही संधि करता है कि भाई देखो, आप इसके पास मतलब उसकी तरफ आप नहीं आओगे, गंगा के पार आप रहो और इस साइड मैं रहूँगा, आप भी खुश मैं भी खुश। तो ये ऐसे थे कीर्ति प्रकाश। क्विकली देख लेते हैं कीर्ति प्रकाश के बारे में। ये यार, ओह वेट, तो ये पिंजौर पे हमला करते हैं कीर्ति प्रकाश। पटियाला का राजा चौमर सिंह है, इनका दोस्त रहता है। सैफाबाद पे हमला करते हैं, ओके। और ये गोरखों से संधि करता है कि भाई यहाँ पे नदी है गंगा, गंगा नदी, इस साइड में गोरखाज है, और ये इस साइड को बोलता है कि नहीं, मेरे को आप इस साइड रहिए और मैं इस साइड में रहूँगा। तो बेसिकली ये एक बैलेंस सेटअप कर लेते हैं उसके बीच में। और पिंजौर फोर्ट पे ये पिंजौर पे ये हमला करते हैं, ठीक है। और बाकी तो कुछ इसमें ख़ास है नहीं। एक पिंजौर के बारे में है, और इसके टाइम में एक गंगाराम करके आदमी है पिंजौर एरिया से। तो वो क्या है कि सिरमौर एरिया में वो छापे मारता था, और इसकी जो पब्लिक थी उसको काफ़ी ये नुकसान करता था। तो इसकी कंप्लेंट करी होगी राजा के पास। तो राजा ने क्या किया कि जो ये गंगाराम है उसको, उसके साथ एक एग्रीमेंट करता है कि मैं तेरे को 2,000 जो रुपया है वो सालाना दूंगा, बट तू जो है ये मेरे बंदों पे छापे नहीं मारने हैं। बेसिकली ये उनको एक मतलब एक एग्रीमेंट पे, अब छापे नहीं मारेगा तो क्या करेगा, राइट। फिर जब 1809 में क्या होता है ना, फिर जब सिरमौर अंग्रेज़ों के अंडर आ जाता है, अंग्रेज़ों के अंडर जब आएगा, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बाद में देखते हैं। तो फिर ये जो 2,000 देते थे ये भी देना उसने बंद कर दिया। 2,200 साल पहले, बहुत ज़्यादा वो है ना, पैसा है ना, ठीक है। और इसने फिर अमर सिंह थापा से एक संधि करी थी कि गंगा के उस पार तुम और गंगा के इस पार हम। जगत प्रकाश आता है उसके बाद। जगत प्रकाश जो था वो कीर्ति प्रकाश का एक जो बड़ा बेटा था। इसके टाइम में कुछ तो एक विद्रोह हुआ था सिरमौर में, और फिर इसका जो इसके पापा का दोस्त है अमर सिंह, राजा ऑफ पटियाला, तो फिर वो उसकी मदद करते हैं और जो यह विद्रोह दबा दिया जाता है जगत प्रकाश के टाइम में विद्रोह होता है, उसको अमर सिंह जो पटियाला के राजा हैं उसकी हेल्प से दबा देते हैं। और जिसकी शादी होती है वो कांगड़ा राज घराने में संसार सिंह, एक संसार चंद एक बहुत ताकतवर राजा था, उसकी बहन के साथ उसकी जो है शादी होती है। और इसका एक कटासन में युद्ध होता है। एक बुदेल जो रोहिलखंड का एक मुसलमान शासक है, उसका नाम है गुलाम कादिर रोहिला। जो ये आप यहाँ पे भी देखोगे, स्क्रीन पे देखोगे, तो एक मुसलमान शासक है गुलाम कादिर रोहिलखंड से, रोहिला, इसके साथ इसका युद्ध होता है कटासन में, और ये इसको हरा देता है। और कटासन में ये फिर क्या करता है कि दुर्गा माता का मंदिर बनाता है कटासन में, या कटासन, कटासन देवी भी कहीं कहीं पे लिखा है बुक्स में, बट
अ, ये कटासन में कटासन देवी या दुर्गा देवी का मंदिर कटासन में बनाता है, जैसे भी आपको क्वेश्चन आता है आप उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे। उसके बाद ये जो टाइम है ना, अभी क्या है कि अंग्रेज़ों का टाइम आना स्टार्ट हो गया है, और जगत प्रकाश के टाइम में क्या होता है कि जो अ, एक जॉर्ज फोस्टर करके है अंग्रेज, वो जो है वो इसमें आते हैं, नाहन में आते हैं। तो 1781 में जो है यहाँ पे जॉर्ज फोस्टर आता है। जगत सिंह और ये तो ऐसे ही है। जगत सिंह के बारे में बेचारे के साथ एक और है, ये जो है जगत सिंह, इसके टाइम में क्या होता है कि अगर आप ये मैप देखोगे, यहाँ पे कहलूर है, ये कहलूर है, ये कहलूर क्या करता है कि हिंदूर पे आक्रमण कर देता है, जो नालागढ़ पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आक्रमण कर देता है यहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है कि मेरा स्क्रीन देख रहे हो ना पीछे इस साइड में, उसके बाद ये जो हिंदूर है वहाँ पे राजा है रामसरण। रामसरण यहाँ पे राजा है, और रामसरण क्या करता है कि ये जाता है कहाँ पे, सिरमौर के पास जाता है, और वहाँ पे राजा बैठा है जगत प्रकाश। रामसरण बड़ा ऐसे वो एक मतलबी टाइप के राजा हैं, या एक राजनीतिक सूझबूझ वाले आदमी भी बोल सकते हो ऐसा। तो फिर क्या है कि जगत प्रकाश क्या करता है कि जगत प्रकाश प्लस ये जो है, ये दोनों क्या करते हैं कि महानचंद पे आक्रमण करते हैं, मतलब लड़ाई करते हैं, और बाद में क्या है कि जो ये हिंदूर है वो जीत जाता है, महानचंद को ये लोग हरा देते हैं। तो ये तो है जगत प्रकाश की बात। उसके बाद एक राजा आता है, राजा धर्म प्रकाश। धर्म प्रकाश की अगर बात करें तो धर्म प्रकाश जो है जगत प्रकाश के पास बाद गद्दी में बैठता है। और इसके अगर जगत प्रकाश की वो देखोगे ना टाइम लाइन, तो वो है 1792 से लेके 1796 तक, 1792 से लेके 1796 तक। तो अगर इस टाइम में देखोगे कांगड़ा में कौन है, तो इस टाइम कांगड़ा में है संसार चंद, है ना। 1766 के बाद कांगड़ा ठीक से पढ़ा नहीं क्या, 1776 के बाद आपका यहाँ पे संसार चंद आ गया है, राइट। संसार चंद कांगड़ा में आ गया है, और महानचंद है कहलूर में, और रामसरण तो जो है वो है ही अभी हिंदूर में। तो ये सारे इसके जो है वो है आ, ये मतलब समकालीन बंदे हैं। अभी क्या है ना, ये जो रामचरण है, अभी देखो इसने सिरमौर, जब जगत प्रकाश था तो सिरमौर ने इसकी हेल्प करी थी। अब ये क्या करता है बंदा, ये सिरमौर से पंगा लेने के चक्कर में अभी, ठीक है। अब ये सिरमौर से लड़ाई के चक्कर में है, तो ये फिर सोलन बघाट में जाता है, उसका एक राजा को बोलता है कि यार मैं लड़ने जा रहा हूँ, चलेगा क्या साथ में। तो बघाट का जो एक राजा है राणा जगत सिंह, वो भी इसके साथ आता है, और ये दोनों मिलके अटैक कर देते हैं इस पे अटैक कर देते हैं, किस पे, धर्म प्रकाश पे। और एक बलरा करके जगह है, जलरा बलरा करके जगह है, जलरा भलरा, कहीं पे जलरा बहरा भी लिखा है, ठीक है। तो वहाँ पे इनकी लड़ाई होती है। अभी ये धर्म प्रकाश जो है ना, ये सोलन का राजा है, ये बस वो ताकतवर था तो वो इसको हरा देता है, और जो ये बंदा सोलन का था ना जगत सिंह, इसको बना लेता है बंदी। रामसरन को बोलता है अब आ जाता है, आप बताते हैं तेरे को। तो ये फिर रामसरन को से इसके जो बघाट का राजा है उसको बंदी बनाता है, फिर नेगोशिएशन करता है उसके साथ। तो मोल भाव करता है कि भाई ऐसा ऐसा है, तेरा बंदा मेरे पास है। तो फिर जो सिरमौर के इलाके इसने हिंदूर ने जीते थे या कैप्चर किए थे वो वापस ले लेता है, ठीक है। उसके बाद आता है करम प्रकाश। अब जो ये धर्म प्रकाश है ना, इसका कोई भाई नहीं है, तो इसके बाद भाई नहीं है तो फिर क्या होता है कि इसका जो
इसका सॉरी इसकी संतान नहीं है, तो इसका जो छोटा भाई है करम प्रकाश, वो बनता है राजा। करम प्रकाश क्या है ना, एक बड़ा कमज़ोर सा वो है, राजा है। सोचा नहीं होना इसने, देखा बड़ा भाई है, इसकी शादी होगी तो मेरे को कभी राजा बनना नहीं पड़ेगा, ऐसा सोचता होना। ठीक है, अब ये बन गया राजा। बड़ा अविश्वसनीय व्यक्ति है ये, बड़ा कमज़ोर है। इसके टाइम में बड़े विद्रोह हुए, इसके जो परिवार वालों ने बड़े विद्रोह किए इसके साथ। वो हिंदूर का जो राजा है वो इसके कज़न के साथ मिल जाता है, इसके छोटे भाई के साथ मिल जाता है, और ये वो क्या है कि इसमें राज कार्य में उसके दखल बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसका एक उसके परिवार का एक और कुंवर है जिसका नाम किशन सिंह है, वो विद्रोह कर देता है। तो मतलब लगभग लगभग ठीक नहीं चल रहा था, और ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं, थोड़ा ग्राफिक्स के थ्रू देखते हैं करम सिंह को। तो जगत सिंह का जो एक कोई बेटा नहीं है, और जगत सिंह का कोई भाई नहीं, बेटा नहीं था, और तो जो करम प्रकाश है उसको तो राजा बनता है करम प्रकाश। अब करम प्रकाश क्या है ना कि करम प्रकाश है एक बहुत कमज़ोर शासक। ठीक है, तभी क्या होता है कि इसके टाइम में मंडी का जो ईश्वरी सेन है उसका पुत्र है, उसने नारायणगढ़ पे अटैक किया और उसको जीत लेते हैं जी। नारायणगढ़ यहाँ जैसे पड़ता है ना। उसके बाद क्या है ना कि रामगढ़ के एरिया में दो मियाँ थे, जिसका नाम था मालदेव और दूसरे का नाम था नारायण देव। तो ये मालदेव और जो नारायण देव है ये भी बोलते हैं यार अपने से नहीं होगा, अलग अलग ही चलते हैं, अलग बनते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये भी अपना उसको आज़ाद हो जाते हैं, ये भी जो है सिरमौर से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब रतन सिंह का छोटा भाई है करम सिंह का छोटा भाई है रतन सिंह। ठीक है, अब इसकी हेल्प करता है हिंदूर। ठीक है, रतन सिंह जो करम सिंह का भाई है इसकी हेल्प एक तो कर रहा है हिंदूर, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हिंदूर है, एक तो ये इसकी हेल्प कर रहा है रतन सिंह की, और दूसरे जो इसके राज अधिकारी हैं, क्योंकि ये करमचंद एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा नहीं था, रतन चंद की पकड़ थी। राज अधिकारी जो है वो भी इसकी क्या है कि हेल्प करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि राम जो ये रतन सिंह है वो कर देता है विद्रोह। करम सिंह वो वाला बंदा नहीं था भाई जी लड़ेगा, तो ये बंदा क्या करता है कि नहीं यार, ये बंदा चुपचाप वहाँ से भागता है और भाग के चला जाता है क्यारदा दून एरिया में। क्यारदा दून अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, सिरमौर है तो ये नीचे का एरिया जो ये क्यारदा दून का एरिया है। ठीक है, क्यारदा दून में एक किले का नाम है कांगड़ा फोर्ट। कांगड़े वाला कांगड़ा नहीं है यार, क्यारदा दून में भी ये कांगड़ा फोर्ट है, वहाँ पे जाके ये रह लेता है। अब ये रतन चंदन पार्टी इसका पीछा करते पुरते वो कांगड़ा फोर्ट में चले जाते हैं। तो इसका ना एक करम सिंह का एक हम शक्ल है जिसका नाम था शोलू। करम सॉरी एक कॉल आ रहा है, तो उसका नाम था शोलू वजीर। ठीक है, अब करम सिंह का जो शोलू वजीर है, और होता क्या है ना कि जब ये आता है लड़ाई होती है तो वो शोलू वजीर जो है मारा जाता है, और ये जो दुश्मन है रतन सिंह एंड पार्टी ये सोचते हैं कि राजा मर गया, राजा मर गया, और हम क्या करेंगे कि ये वापस चले जाते हैं वहाँ पे, और जाके जो रतन सिंह है ये बन जाता है राजा। ठीक है, और एक्चुअली तो राजा मरा नहीं है ना, वो जो अभी करम प्रकाश है ये भाग के चला जाता है कलसी एरिया में। ठीक है, ठीक है, ये कलसी में चला जाता है और रतन सिंह बन जाता है वहाँ पे, क्या बन जाता है, राजा बन जाता है सिरमौर का। अच्छा, कलसी में चला जाता है, फिर ये सोचता है यार क्या करूँ अभी मैं। अब करमचंद जो है वो बेचारा क्या करे। फिर करम सिंह क्या करता है ना, आपको याद है कि यहाँ पे गोरखे थे गंगा के पार, और ये एक संधि कर रही थी वहाँ पे कीर्ति सिंह ने। ठीक है, तो ये जो करम सिंह है ये जाता है गोरखों के पास। गोरखे तब गंगा क्रॉस करके इस एरिया में आ चुके थे गढ़वाल क्षेत्र में, और ये जो जाता है वहाँ पे करम सिंह, और गोरखाओं का एक सेनापति है उसका नाम है अमर सिंह थापा, APT अमर सिंह थापा को बोलता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, और गोरखों को भी अपना एक राज्य एक्सपेंड करना है, और वो क्या है कि रामचरण की जो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट अमर सिंह थापा खुद नहीं जाता है, वो भेजता है एक अपना एक सेनापति भक्ति थापा है,
और 700 जो सैनिक हैं उनको भेजता है सिरमौर में। सिरमौर में अभी हिंदूर का दखल ठीक ठाक है सिरमौर में, तो क्या करता है कि जो रामशरण की सेना है वो इनको रास्ते में ही इन पे हमला कर देती है और इनको हरा देती है। तो बेसिकली अटेम्प्ट जो है फेल हो जाता है और राम जो करम सिंह का सपना टूट जाता है और करम सिंह तो चल कलसी में और गोरखों को हरा दिया। फिर से ये करम सिंह बोलता है यार, इसके पास जाता है अमर सिंह थापा के पास, क्या यार विश्वास देते हो और बाद में दौड़ाते हो, ऐसे नहीं होता है। बोले क्या हो गया? बोले यार देख तेरे बंदों को हरा दिया उनने, तू बड़ा अपने आप को खुखरी डॉन बोलता है। अमर सिंह थापा बोलता है यार खुखरी डॉन तो हम हैं। बोले साहब जी ऐसा नहीं होगा। और साहब जी फिर वो अमर सिंह थापा खुद जाता है, फिर ये सिरमौर पे हमला करता है, सिरमौर में को हराता है उसको, रतन सिंह को, और करम सिंह को वहाँ पे राजा बना देता है नाम मात्र का। और और जो नाहन पे जो ये यहाँ पे क्या होता है कि नाहन में अपना कैंप बना लेता है, अपनी सरकार बना देता है। और जो करम सिंह है वो एक नाम मात्र का राजा है, और जो मेन जो बातें चल रही हैं, मेन जो शासन है वो गोरखाओं का चल रहा है। ठीक है। और उसके बाद क्या करता है कि ये नाहन जो सिरमौर है इसकी कमान देता है रणजोड़ थापा को, और ये फिर अपने मतलब आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है सतलुज की तरफ। और ये फिर जाता है हिंडूर वाली साइड में, और आगे चल के और भी ये इसके साथ वो होती है। अब देखो ये क्या हो गया ना कि अमर सिंह थापा पहुंच गया सिरमौर में यहाँ पे, और यहाँ से अभी ये यहाँ पे क्या है कि रामशरण जो है इससे जो हिंडूर ने जो इलाके जीते थे ना वो भी अभी जीत ला है। अब जो रामशरण हिंडूर है ये भाग के चला जाता है पलासी में, ये पलासी में चला गया। और जो अमर सिंह थापा है ये क्या करता है कि यहाँ पे जो सतलुज नदी है ना, शिमला बिलासपुर होके ये जा रही है यहाँ पे, तो सतलुज के किनारे किनारे का जो एरिया है वो जो अमर सिंह थापा है वो उसने मेंटेन करने स्टार्ट कर दिए मतलब। ठीक है। और फिर जो हिंडूर से जो है रामशरण से इसने आजमगढ़ किला भी जीत लेता है, रामगढ़ किला भी जीत लेता है। ठीक है। कई जगह पे जीत जाता है, कई जगह पे ये ऐसे ही थोड़ा रिश्वत दे के, जैसे रामगढ़ के किले पे नहीं जीत पा रहा था तो अमर सिंह थापा क्या करता है कि उनको ब्राइव देता है, तो ब्राइव दे के भी वो जो है किला अपने अंडर कर लेता है। तो अमर सिंह थापा मतलब ठीक है, निपुण है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी करम सिंह राजा है पर राजा नहीं है, उसको थोड़ी चिंता हो रही है। वो बोलता है मेरे को रहना नहीं यार यहाँ पे। वो फिर से क्या करता है कि सुबाथू एरिया में चला जाता है, सुबाथू एरिया में जाके रहने लगता है। और याद है दो जो वहाँ पे मियाँ थे, मालदेव और नारायण देव, उन्होंने देखा यार ये राजा तो फिर आ गया, तो उन्होंने ना फिर उसको करम सिंह को वहाँ से भी भगा दिया और उसको सुबाथू में नहीं बसने देते हैं करम सिंह को। और करम सिंह जो है ये वापस वहाँ से भाग के चला जाता है कहाँ पे, अम्बाड़ा। अम्बाड़ा जो है वो हरियाणा में आता है, या लगभग यहाँ पे एरिया है वो अम्बाड़ा का। तो ये चला जाता है अम्बाड़ा में, और भूरियाँ करके एक पैलेस है, भूरियाँ जगह है, वहाँ पे रहना स्टार्ट हो जाता है। करो यार ठीक है यार, जान छुट्टी, कौन लड़ाई लुड़ाई करे, आराम से रहते हैं यहाँ पे ऐसे जैसे करके, बस चल रहा है उसका। रानी जो है, रानी को अच्छा नहीं लग रहा है यार, पति ऐसे डरपोक सा पति है, बोलती है ऐसे नहीं होना। तो उसको पता लगता है कि लुधियाना में अभी एक जो पॉलिटिकल वो है, अंग्रेज आ गए हैं, और लुधियाना में ऑप्टर लोनी करके अंग्रेज है। ये रानी जाती है उसके पास, मतलब उसको बोलना होना है ना करम प्रकाश को कि जाओ यार उससे बात करो ऐसे। वो लुधियाना में जाके उसको बोलती है कि अंग्रेजों हमारी हेल्प करो। तो ये ऑप्टर लोनी है जो फिर ये क्या करता है कि लुधियाना से जाके ये सिरमौर में जाता है, और फिर ये गोरखाओं को हराता है, और फिर जो करम प्रकाश को फिर से राजा बनाने के लिए आगे की बात करता है। करम प्रकाश का अलग ही आदमी, अलग ही किस्म का आदमी, मतलब कि क्या बोल सकते हैं यार। करम प्रकाश को बोलते कि भाई राजा बन जा, अब तो ठीक हो गया सब कुछ। ये बंदा बैठा है अम्बाड़ा में, यहाँ पे बूरिया में है ना, ये लुधियाना है, यहाँ पे ऑप्टर लोनी था, ऑप्टर लोनी लुधियाना में यहाँ पे, और ये है आपका सिरमौर है ना। ये बंदा मुकर गया भाई,
मेरे को नहीं मरना। बोले राजा। बोले क्यों? बोले यार नहीं, टेंशन बड़ी होती, मैं टेंशन नहीं ले सकता। अच्छा फिर? बोले मेरा बेटा है 6 साल का, इसको बना दो। बोले तो 6 साल का जो इसका बेटा है उसको राजा बना दिया जाता है। और 1826 के करीब क्या होता है कि ये करम प्रकाश जो है वो मर जाता है, और बेटे की सहायता के लिए एक अंग्रेज को चुना जाता है, या उसको अंग्रेज को नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम था कैप्टन बर्च करके। तो फिर जो है ये क्या करते हैं कि इसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो गया कि अभी जो सिरमौर में अभी क्या आगे हैं, अंग्रेज आगे हैं। उसके बाद एक राजा बनता है जिसका नाम है फतेह प्रकाश करके। फतेह प्रकाश जो है वो मस्त बंदा था फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश अभी छोटा था ये तब। तो फिर जो इसकी माता है, जो महारानी गुलेर से थी, मतलब वो कार्यभार संभालती हैं। और एक कैप्टन बर्च करके, जो मैं आपको बताया था, कैप्टन जी बर्च, ये इसकी सहायता कर रहे हैं फतेह प्रकाश की। फतेह प्रकाश का कहना है कि अभी अंग्रेज़ों के शासन में ही पैदा हुआ है या क्या है। तो इसको क्या हो गया कि अंग्रेज़ों का बहुत फेवरेट है ये। ठीक है, और इसको फिर 1815 में इसको जो है सनद मिल जाती है, सनद दे देते हैं। एक्चुअली पहले तो ये था 1815 में, 21 सितंबर 1815 में इसको सिरमौर की सनद दे देते हैं। और एक अजीत उल्ला खान है, उसको ये दीवान नियुक्त करते हैं इसके लिए। ठीक है, फ़तेह खान के लिए। फ़तेह खान जो था ये क्या करता है कि ये क्यारदादून एरिया ना पहले अंग्रेज़ों के पास होता था। तो ये फिर अंग्रेज़ों को बोलता है 1833 के करीब, अंग्रेज़ों को बोलता है कि यार देखो गुरुजी, बात तो ठीक है बट ये क्यारदादून आप मेरे को दे दो, मैं आपको जो है वो 50,000 रुपये नजराना देता हूँ। तो थोड़ा मेरा भी रौब बन जाएगा यार कि मेरे पास एरिया है, राजा ने मतलब एरिया ले लिया। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं कि इसको 50,000 के नजराने पे इसको जो है क्यारदादून जो है वो वापस दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद 1827 में क्या होता है कि उससे मतलब पहले 1827 में शिमला दरबार होता है लॉर्ड एमहर्स्ट के सम्मान में। तो उसमें फतेह प्रकाश जो है वो पार्टिसिपेट करता है या भाग लेता है वहाँ पे भी। तो ये तो मतलब इतना ये क्लोज था अंग्रेजों के। ये बंदा मतलब नाहन में इसने शीश महल बनाया, और नाहन में ही इसने मोती महल बनाया। शीश महल ये नाहन में बनाता है, मोती महल जो है ये नाहन में बनाया। और पंचकुला में ये एक कोठी का निर्माण करता है, एक बिल्डिंग का निर्माण करता है, जिसका जो नाम दिया वो दिया था नाहन कोठी करके। ठीक है, फतेह प्रकाश एक बार क्विकली देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। फतेह प्रकाश 1826 के करीब ये बनता है जी, और अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा प्रिय है। शीश महल बनाता है नाहन में, मोती महल बनाता है, और पंचकुला में ये एक नाहन कोठी का निर्माण करवाता है। 50,000 रुपये देता है अंग्रेज़ों को। ये जो क्यारदादून का एरिया है, वैसे जो ये नीचे का है क्यारदादून का एरिया है, वो ले लेता है अंग्रेज़ों से। 1800 मतलब ये तो लेता है 1833 में। फिर लगभग 11 साल बाद फिर से ये रिक्वेस्ट करता है अंग्रेज़ों को कि भाई मेरे को जो एक कलसी कुलसी का एरिया है, कलसी का एरिया ये है कलसी का, ये भी मांगता है यार, ये भी दे दो मेरे को। पर अंग्रेज़ इस बार बोलते हैं यार हद होगी, एक बार दे तो दिया यार, मतलब ये बंदा तो मतलब उंगली तो हाथ ही पकड़ रहा है। तो फिर अंग्रेज़ क्या है, इसको कलसी का एरिया नहीं देते हैं। तो मतलब तब से लेके जो कलसी है हमारे पास सोलन मतलब तो उत्तराखंड का पार्ट बन गया है। 1850 के करीब इनकी जो मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद इसका एक पुत्र है रघुबर प्रकाश, मतलब वो भी कुछ खास काम नहीं करता है, 6 साल तक रहता है लगभग। 1856 के करीब जो रघुबर है उसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है, रघुबर प्रकाश है।
यहाँ पे आप देखोगे तो रघुबर प्रकाश गद्दी पर बैठता है। उसकी जो रानियाँ थी, 5 रानियाँ थी और एक रानी थी हथियाली रानी हथियाली थी। और उसका पुत्र था शमशेर सिंह, जो 1845 में बनता है, जन्म लेता है। और उसके बाद उसकी 2 और पुत्रियां भी थी और एक पुत्र था जिसका नाम था सूरत सिंह। शमशेर सिंह बहुत इम्पोर्टेंट राजा है इसमें। सिरमौर के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो एक तो यहाँ से शुरू करते हैं यार, बहुत बड़ा है। शमशेर सिंह जो है ये है यहाँ पे शमशेर सिंह। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं शमशेर सिंह के बारे में कि इसने 42 ईयर्स के करीब इसने राज करा है। नाहन में सबसे ज़्यादा लंबा राजा रहा ये, सबसे ज़्यादा लंबा राजा रहा है, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इसने काम करे हैं लगभग। और ये 1800 यानी कि 1898 तक ये राजा बना है, राजा रहा है। ठीक है, 1857 की जब क्रांति होती है तो सिरमौर जो है वो अंग्रेज़ों का साथ देता है। और इसको क्या है कि 7 तोपों की, उसके समान में 7 तोपों की इसकी सलामी दी जाती थी। और बाद में जो 7 तोपों की जो सलामी थी वो उसको बढ़ा के अंग्रेज़ कर देते हैं, 11 तोपों की सलामी कर देते हैं। ठीक है, ये तो शमशेर सिंह है, 11 तोपों की सलामी कर देते हैं। उसके बाद शमशेर सिंह जो शादी करते हैं, इनकी जो शादी होती है वो शिमला एरिया में जो क्योंथल की रानी के साथ जो है इनकी शादी होती है। और उन्हीं की रानी की याद में ये जो है सिरमौर में रानी बाग का निर्माण करवाते हैं। और जो ये रानी थी उनको बहुत प्रेम करते थे, और वो रानी बहुत सुंदर भी थी कहते हैं, और बहुत जो हैं वो निपुण थी, राजनैतिक कौशल उनमें बहुत ज़्यादा था। 1867 में शमशेर सिंह जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। और ये क्या करते हैं कि अभी अच्छी रानी मिल गई है, सब कुछ ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि ये देहरादून साइड में, देहरादून में जो ये चाय के बगान लेते हैं, देहरादून, चार पानी, कुमाऊं में ये चाय के बगान लेते हैं, जिससे मतलब क्या होती है कि रेवेन्यू बढ़ जाता है स्टेट का, मतलब सिरमौर की आय बढ़ जाती है। उसके बाद यही शमशेर सिंह हैं जिन्होंने दशहरा जो मनाना है वो स्टार्ट करा। कुछ इन्होंने, एक प्रथा होती थी कि जब कोई मर जाता था तो बहुत एक दिखावे के रूप में, जैसे बहुत छाती पीट पीट के रोते थे या कुछ ऐसे, जैसा एक आडंबर सा होता था। एक अच्छी प्रथा नहीं थी, जिसको लोकल भाषा में स्यापा बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर देखोगे तो उसको वी वेलिंग बोलते हैं, वी वेल। यहाँ पे अगर तो इसको उन्होंने बोला क्या यार, कोई मर गया है अभी, ऐसे ऐसे है, मतलब ऐसे छाती छाती फाड़ फाड़ के क्या करना है, स्यापा क्या करना है, राइट। तो उन्होंने ये प्रथा उनको अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ये ख़त्म कर दी। राइट। हम कॉलेज में थे तो बहुत सारी स्ट्राइक्स होती थी। आई थिंक जब ये 2001 में जब ये कुछ तो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे या कुछ हुआ था, तो वैसे ही एक मतलब होता है ना कि स्यापा करते हैं एक प्रोटेस्ट में कि हाय हाय, ऐसे जैसे होता है ना कि एक ही होया मुशर्रफ मोया, करो स्यापा हाय हाय, समथिंग, राइट। खैर, तो इन्होंने ये बंद करी। फिर ये क्या करते हैं कि 1867 में नाहन में ये फोन्ड्री बनाते हैं। फोन्ड्री क्या होती है, बेसिकली लोहे का एक कारखाना है, लोहे को पिघला के कुछ शेप देना है, उसको क्या बोलते हैं, उसको फोन्ड्री बोलते हैं। 1868 में ये एक म्यूनसिपल कमेटी की स्थापना करते हैं, और 1878 में ये लैंड रिफॉर्म स्टार्ट करते हैं नाहन में, सिरमौर में। और वो एक मुंशी लेते हैं भी लाहौर से, जिसका नाम था मुंशी नंदलाल। सो उसकी देखरेख में ये जो लैंड के रिफॉर्म थे ये हो रहे थे, है ना।
उसके बाद 1879 में क्या होता है कि अंग्रेज जो हैं वो अफ़गानों के साथ लड़ते हैं। तो ये जो है अफ़गानों की जो अंग्रेज़ों की क्या करता है कि मदद करते हैं शमशेर सिंह जी, और 1880 में ये एक छावनी बनाते हैं सिरमौर में। 1880 में छावनी बनाते हैं और जिसका नाम रखते हैं सत्यों का पहाड़। सत्यों का पहाड़। ये एक छोटी सी एक आर्मी भी बनाते हैं अपनी, मतलब ये अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, तो 1888 में ये एक आर्मी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं इम्पीरियल सर्विस ट्रूप, आर्मी बनाते हैं। और इनको इंग्लिश इतनी प्रिय थी कि जितने भी उर्दू के क्लर्क थे या क्लैरिकल में जितने भी उर्दू के क्लर्क थे उनको सभी को ये चेंज करके जो अंग्रेज़ी बोलने वाले, अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान रखने वाले क्लर्क थे या कर्मचारी से, उनको उनके साथ इनको मतलब बदल देते हैं। जो उर्दू वाले हैं उनको हटा देते हैं और अंग्रेज़ी वालों को ये रख लेते हैं। 1890 में ये क्या करते हैं कि 1898 में तो मर जाते हैं, मतलब मरने से 8 साल पहले। तो ये अंग्रेज़ी भाषा को जो है वो राजकीय भाषा, सॉरी जो है ऑफिशियल भाषा जो है राजकार्यों की, वो नियुक्त बना देते हैं। फिर 1893 में 1893 में ये एक नाहन नेशनल बैंक बनाते हैं, और वही जो नेशनल बैंक है 1944 के बाद उसको बैंक ऑफ सिरमौर बना दिया गया। उसके बाद 1896 में क्या होता ना कि पहले जो ये शिमला था, मतलब सिरमौर जो है शिमला से मैनेज होता था, और बट 1896 के बाद ये डायरेक्टली कंट्रोल होने लगा दिल्ली से। 1878 में एक लॉर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड टिकन करके ये जो आते हैं कहाँ पे, लॉर्ड लिटन करके 1878 में सिरमौर आते हैं, और उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया जाता है नाहन में जिसका नाम है दिल्ली गेट। तो लॉर्ड लिटन की याद में अगर आप नाहन जाते हो ना तो दिल्ली गेट करके एक जगह है, दिल्ली गेट, कुन्नू घाट, ये सारी जगहें हैं। तो वहाँ पे एक मेमोरियल है, वो लॉर्ड लिटन के उसके याद में है। और ये फिर 1885 में जो है लॉर्ड डरफिन करके है, वो यहाँ पे आते हैं नाहन में। 1898 में लॉर्ड रिपन करके यहाँ पे आते हैं। तो लॉर्ड लिटन को याद रखो क्योंकि वहाँ पे एक मेमोरियल है। 1885 में डरफिन है, लॉर्ड रिपन यहाँ पे आते हैं। 1898 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनको हो जाता है पैरालाइज का अटैक। ठीक है, अब इनकी रानी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो क्योंथल की रानी थी, जिनकी याद में इन्होंने बनाया वो रानी बाग, तो वो एक राजनीतिक इनकी बड़ी समझ थी रानी की। उसके बाद जब राजा नहीं रहते थे वहाँ पे तो गैर हाजिरी में ये क्या करती थी कि शासन करती थी। ठीक है, जो ये शमशेर सिंह था, जो राजा शमशेर सिंह था, इसको मतलब इतना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करने की इच्छा थी कि ये लगभग हर जगह पे भारत में गया और देखा कि वहाँ पे शासन की जो प्रणाली कैसी है। ठीक है, तो वहाँ से सीख के आया और इसने सब कुछ जो है वो यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, और कुछ हद तक मतलब मोस्टली वो सक्सेसफुल भी रहा। इसने क्या करा कि जो क्यारदा-दून एरिया है अभी, जो वहाँ पे पहले थिकली फॉरेस्ट हुआ करते थे क्यारदा-दून एरिया में, तो वो उसको हैबिटेट किया, मतलब वहाँ पे उसको बसाया बेसिकली उस एरिया को। और इसके टाइम में जब ये बंदोबस्त कर रहा था तो वो हमने उसकी तो बात पढ़ ली थी कि जो मुंशी लाहौर के थे उनको लाया था ये। तो ये जब ये ज़मीन बंदोबस्त चल रहा था तो क्या हुआ ना कि गिरी एरिया के, गिरी नदी के आसपास के जो एक एरिया है, संगड़ा एरिया, वहाँ पे क्या होता है कि लोग जो हैं वो डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये नाप तोल कर रहा है, बाद में राजा ज़मीन के उस पर टैक्स लगाएगा। ठीक है, तो 3 वहाँ पे मेन बंदे थे। एक तो अचबू लंबड़दार था, दूसरा प्रीतम था, और कुछ लोग थे। ये लोग क्या है विरोध में हो गए कि भाई हमने नहीं होने देना काम, ये तो समझाया, उसने वो माने नहीं। तो फिर एक ये था जीताराम करके तहसीलदार था,
फिर राजा ने भेजा उसको कि भाई देख यार जाके क्या हो गया। तहसीलदार भी समझाने चला गया उसको, उनको कि भाई ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, देखो हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, ये है वो है, पर ये लोग नहीं माने भाई। और इन्होंने क्या करा कि इसको जीता सिंह को पकड़ लिया और इसको बंदी बना लिया। फिर राजा भी गया वहाँ पे, नहीं माना। राजा ने भी मनाने की कोशिश की तो लोगों की समझ में नहीं आया जो भी था। और फिर बाद में क्या है कि ये जो अछबू है और जो प्रीतम है इनको कैद किया जाता है और बाद में जो ये रिवोल्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बात है इसकी शमशेर सिंह जी के बारे में। उसके बाद आता है सुरेंद्र विक्रम प्रकाश आता है। तो ये लगभग 1898 में जो बनता है राजा, 1898 में। और इसको जो गद्दी पे बैठाया था वो बैठाया था सर मैकवर्थ यंग ने। अभी क्या है ना कि अंग्रेज ही आपको बिठाएंगे, राइट। तो इसको 1901 में एक तो KCIS की उपाधि दी जाती है। देन उसके बाद 1902 में इसको 5 साल के लिए मतलब सुरेंद्र विक्रम सिंह को मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया जाता है। और उसके बाद कुछ खास किया नहीं यार इसने, इसके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं। हाँ, इसके बारे में ये है कि इसने शमशेर सिंह ने जो चाय के बागान खरीदे तो चाय चुए तो ठीक थी। तो इसने ब्रिटिशों का युद्ध चले हुए थे अफ्रीका में, तो इसने 20,000 पाउंड जो चाय है वो भेंट करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सैनिकों के लिए अफ्रीका के लिए। तो ये इसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है। और बाद में इसकी जो 1911 में इनकी क्या हो जाती है मृत्यु, और वो हो जाती है कहाँ पे, मसूरी में। तो ये थे सुरेंद्र विक्रम सिंह। उसके बाद आता है अमर प्रकाश। अमर प्रकाश भी कुछ ये थे कि इन्होंने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी, अंग्रेज़ों को पैसा पूसा दिया था। और फिर इनको KCIS की उपाधि दी, उसके बाद ये दिया, उसके बाद इनको राइट। तो थोड़े से काम किए हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या काम करते हैं ये। तो अमर प्रकाश जो है ये हैं 1911 में अमर प्रकाश बनते हैं। वर्ल्ड वॉर में ये बहुत मदद करते हैं अंग्रेज़ों की। मदद क्या होती है यार, या तो सैनिक दे दो या पैसे दे दो, तो इन्होंने पैसे पूसे दिए उन्हें। उसके बाद इनको महाराजा का टाइटल भी मिलता है, अंग्रेज इनको महाराजा का टाइटल देते हैं। उसके बाद KCIS की इनको उपाधि दी जाती है। 1921 में इनको KCIE की उपाधि दी है। इनकी बेटी की याद में ये नाहन में एक पुस्तकालय बनाते हैं, और वो जो पुस्तकालय है वो हिमाचल का सबसे पुराना पुस्तकालय है जिसका नाम है महिमा पुस्तकालय, और वो है नाहन में। ठीक है सर, ये तो बता ही दिया। इनको जो गद्दी पे बैठाया था वो सर लाइस डेन थे, इन्होंने इसको गद्दी पे बिठाया था 1911 में। 1914 में वर्ल्ड वॉर से पहले इन्होंने अपनी सेना भेजी थी मेसोपोटामिया में, अपनी आर्मी भेजी थी वहाँ के राजा की मदद के लिए। ठीक है, और इन्होंने मदद तो करी थी। तो इनको फिर पहले तो 11 तोहफ़ों की सलामी देते थे, उसके बाद जो 1931 में इनकी जो सलामी थी वो बढ़ा के कर दी 13 तोहफ़े करती थी। 1927 में ये नाहन कालाअंब इन्होंने जो है मार्ग बनाया। और फिर क्या हुआ ना कि 1933 में 1933 में ये अपनी पत्नी को लेके जाते हैं यूरोप, वियना करके एक जगह है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। वहाँ पे लेके तो बेचारे पत्नी को गए थे, बट वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे करके जो है अमर प्रकाश की जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। राजेंद्र प्रकाश अंतिम शासक, इनके बारे में देख लेते हैं। इसका जो टाइम था ना, इनका जो टाइम है बड़ा कठिन था। एक्चुअली कठिन क्यों था मैं बताता हूँ। राजेंद्र प्रकाश 1933 में बने हैं, और 1939 के करीब जो प्रजामंडल मूवमेंट है वो भी स्टार्ट हो गया है। आज़ादी की लड़ाई जो है, फ्रीडम मूवमेंट है, वो चल रहा है। राजाओं के विरुद्ध लोग हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रजामंडल मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया है। अब सिरमौर में भी ये स्टार्ट हो गया है, और एक चौधरी शेरजंग करके है वो एक्टिवली
प्रजामंडल मूवमेंट चला रहे हैं, और जो वाई.एस. परमार जो बंधु हैं, उनके भाई हैं, वो भी मतलब ये मूवमेंट चला रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के इनका जो टाइम था वो इतना अच्छा नहीं रहा प्रजामंडल। और अच्छा, ये क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोग ना कि प्रजामंडल मूवमेंट और फ्रीडम मूवमेंट में क्या अंतर है, आप पूछते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रजामंडल मूवमेंट का मतलब है कि जब अंग्रेज यहाँ पे राज करते थे ना, तो वो दो उनके मॉडल थे। एक तो वो कुछ एरियाज़ को खुद रूल करते थे, कुछ एरियाज़ को वो प्रिंसेस के अंडर, जो राजाएं हैं, प्रांतीय राजा हैं, उनके अंडर वो करते थे। अब जहाँ पे अंग्रेज डायरेक्टली थे वहाँ पे तो जनता खुद बागी हो गई, तो उन्होंने उस मूवमेंट को बोला फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी की लड़ाई। बट राज्यों की रियासतों के अंदर के जो लोग हैं, उन्होंने जो राजा के विरुद्ध या आज़ादी के लिए जो उन्होंने अभियान छेड़ा, उसको प्रजामंडल मूवमेंट बोलते हैं। बेसिकली ये स्टार्ट तो खैर 1935 या उससे पहले भी हो गया था, सिरमौर की भी अगर बात करें, बट 1939 में लुधियाना में एक कॉन्फ्रेंस होती है, सम्मेलन होता है। उसके बाद डिसाइड होता है कि प्रजामंडल्स जो हैं वो बनाए जाएंगे रियासती उनमें, और उसके बाद जो राजाओं को डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं पब्लिक के, उनको मिलने चाहिए। तो सिरमौर का भी ऐसा ही था। एक शेरजंग करके एक्टिविस्ट है, उन्होंने भी एक मतलब प्रजामंडल का वो करवा रहे थे। इनकी मांगे क्या होती थी कि ये बोलते थे कि राजा और जनता के बीच में बहुत कम कनेक्ट है, तो एक पॉपुलर मिनिस्टर होना चाहिए और एक राज्य परिषद होनी चाहिए राज्य को चलाने के लिए, और जो ये पॉपुलर मिनिस्टर है वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो मतलब बात करेगा। और एस.डी.एस. चौहान जो थे वो पहले पॉपुलर मिनिस्टर बने भी थे सिरमौर में, ठीक है। उसके बाद इन्हीं के काल में एक और बात आती है पंजोता की। जब प्रजामंडल मूवमेंट हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो बताऊंगा मैं कि प्रजामंडल मतलब कौन कौन क्या क्या था। 1942 में पंजोता आंदोलन होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। पंजोता है क्या, बेसिकली क्या था कि इस टाइम में अकाल पड़ा हुआ था। पंजोता मूवमेंट जो है किसानों की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। अकाल पड़ा हुआ है और किसान जो है अपना अनाज राज्य से बाहर बेचना चाहते हैं, और राजा ने बोला है कि नहीं, तुम्हें अपनी जो सरकारी सहकारी समिति हैं उसी को बेचना है, और वहाँ पे बेच के अपने पास मतलब जितना रखा है उतना उतना ही रखो, और बाकी तुम जो है सरकार के डिपुओं में बेचोगे, ऐसा करके किसानों को बोला। किसान जो है वो मतलब दुखी हो रहा है, क्योंकि फसल की जो मूल्य है वो ठीक से ये देते नहीं हैं, और कहीं और उसके पास ऑप्शन नहीं है। एक तो कारण ये था। उसके बाद राजा ने क्या करा ना कि बहुत सारे नए टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिए। नए टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिए। होता क्या ना कि अब राजा लोग कैसे कमाते हैं, सरकार जनता से कैसे कमाती है, टैक्स डाल के। तो राजा ने क्या किया कि बहुत सारे जो है वो टैक्स जो है जनता पे लगाना। अब मैं कारण बता रहा हूँ कि पंजोता आंदोलन क्यों हुआ। कुछ नए टैक्स लगा दिए। उसके बाद बेगार प्रथा भी उसने एक्टिव वो चालू कर दी। बेगार प्रथा का मतलब क्या होता है कि बिना पैसे दिए जो है आपको काम करवाना, वो होती है बेगार प्रथा। आटा पीसने के लिए जो घराट होते हैं उन पे उसने टैक्स लगा दिया। रीति विवाह होते हैं उस पे उसने टैक्स लगा दिया। मतलब जनता की कमर तोड़ने वाला काम था यार। भ्रष्टाचार था जो वो चरम सीमा पे था इसके राज में। और जो इनको बोला कि किसानों को हथियार रखने की इजाज़त नहीं है, बशर्ते वो लाइसेंस वाले हों। अब लाइसेंस इतना कहाँ पे था वहाँ पे। अब किसान हथियार नहीं रखेगा तो वो जानवर उसकी फसल खा जाएंगे। फिर एक मांग थी कि गिरी नदी पे अगर पुल बन जाएगा तो थोड़ा व्यापार के लिए या आवागमन के लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी मांगें थी, बट राजा ने कुछ खास रिस्पॉन्स किया नहीं या कुछ माना नहीं ठीक से। बात होते होते चली जाती है 24 अक्टूबर 1942 में पंजोता के जो लोग हैं वो टपरोली इलाके में इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे एक सभा का निर्माण करते हैं जिसका नाम रखते हैं पंजोता किसान ग्राम सभा। प्रधान बनाते हैं उसमें एक बंदा है लक्ष्मी सिंह, सचिव बनाते हैं वैद्य सूरत राम को। और सदस्यों की अगर बात करें तो जो गुलाबू राम है, मियाँ चूचू है, अतर सिंह है, मेहर सिंह है, जालिम सिंह है, मेहर सिंह है, मदन सिंह है, ये बनते हैं मेंबर, सदस्य बन जाते हैं। अच्छा, बाद में क्या होता है कि जो ये मदन सिंह है ये भी
लक्ष्मी सिंह के बाद ये मदन सिंह हैं बेसिकली प्रधान बनते हैं। तो ये एक उन्होंने पंजोता जो है किसान सभा बना ली। इन लोगों ने राजा को पत्र भी लिखा कि राजा हमारी बातें समझेंगे। तो भ्रष्ट सिस्टम था, हो सकता है कि राजा तक बातें नहीं पहुंची या अधिकारियों या कर्मचारियों ने जानबूझ के पहुंचने नहीं दी। होता ना, राजा साहब रहने दो, तो आए देख लेंगे, हम देख लेंगे, आप रहने दो, ऐसा करके होता ना। सरकारी कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं, तो वहाँ तक बातें पहुंची नहीं। लोग इकट्ठे हो गए और राजा को लगा कि, या बताया गया कि राजा ने सोचा कि ये क्या हो गया, विद्रोह हो गया। राजा ने क्या किया कि पुलिस को बोला कि जाओ, पुलिस को भेज दिया वहाँ पे। और पुलिस ने भी देखा कि यार बहुत बड़े हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा हैं। और जो डीएसपी था वो था राम स्वरूप, है ना। तो फिर इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों की भी हेल्प मांग ली कि भाई ये पुलिस के बस की काम नहीं है, यहाँ पे अंग्रेज़ों की हेल्प चाहिए। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने फिर एक बंदा था मेजर बॉम्ब करके, मेजर बॉम्ब, उसको अटैच किया कि भाई जाके तुम ये विद्रोह दबाओ। ये आते हैं जो लोग हैं, वो धामला हाबन क्षेत्र में जो ये लोग इकट्ठे हैं। और यहाँ पे इसने, जो मिस्टर बॉम्ब है, इसने 2 महीने तक लगा दिया कर्फ्यू, मार्शल लॉ लगा दिया। गोलीबारी हुई वहाँ पे, और एक बंदे की मृत्यु हो जाती है, और जिसका नाम था कामना राम। कामना राम की होगी मृत्यु, और 2 लोगों के जो है घर है वो जला दिए जाते हैं, जो थे कलीराम और सूरत राम। ठीक है। और बहुत सारी गिरफ्तारियां की जाती हैं, जिनमें से 75 लोगों को गिरफ़्तार करते हैं, जिसमें से बाद में जो 17 लोग हैं उनको बरी कर देते हैं। 8 लोगों को जो है वो सज़ा देते हैं 2 साल के लिए, और जो 50 लोग हैं, मोस्ट ऑफ जो लोग कैद किए थे, उनको दे देते हैं उम्र कैद। ठीक है। तो ऐसे जैसे करके जो पंजोता आंदोलन था वो हो गया, डोज कर दिया, मतलब उसको दबा दिया। पहुँचते पहुँचते बात आती है 1945 और 46 के बीच में, जब अंग्रेज़ों को भी आभास हो गया था कि अब दिन आ गए हैं जाने के। तो वो नरम होते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, और जो 3 लोगों को नहीं छोड़ते हैं, जैसे वैद्य सूरत राम है, बस्ती राम पहाड़ी है, और चेतराम है, इनको नहीं छोड़ते हैं। और उसके अलावा जो है वो सभी लोगों को छोड़ देते हैं। पंद्रह अगस्त 1947 को हम लोग हो जाते हैं आज़ाद, और बिले सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी जॉब पे स्टार्ट हो जाते हैं। और मतलब दिल्ली से भी वल्लभ भाई पटेल बोल रहे हैं कि यार तुम बिले पत्र पे साइन कर दो, राजा नहीं मान रहा। फिर आए प्रजामंडल जो हैं ये रोल में, फिर इन्होंने जनता में जाके बहुत अवेयरनेस करी, इन लोगों ने राजा पे दबाव डाला। ठीक है। और जो जनता है वो भारत के साथ मिलना चाहती है, बट राजा है अपनी शक्तियाँ क्यों दें। तो फिर करके जी प्रजामंडल पक्ष के में, बिले के पक्ष में था। और अल्टीमेटली 13 मार्च को ये विद्रोह, मतलब राजा पे दबाव बनाने के बाद ये बिले के लिए राज़ी कर लेते हैं, और जो है बिले पत्थर पर साइन हो जाते हैं, हस्ताक्षर हो जाते हैं प्रजामंडल की हेल्प से, या ऐसा बोल सकते हैं। और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल जो है वो सिरमौर का, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, जो सिरमौर है वो हिमाचल का ज़िला बन जाता है। फिर से वही बात, जब हम शुरू करे थे, हिमाचल जब बना था तो हमारे पास कितने ज़िले हुआ करते थे? 4। कौन कौन से ज़िले थे? चंबा, दूसरा कौन था? मंडी, याद है ना भाई, भूलना मत। तीसरा कौन सा था? महासू। चौथा कौन सा था? सिरमौर। हमने आज सिरमौर के बारे में पढ़ा, कहानी जो बहुत सारे कथाओं से शुरू हुई। 15 अप्रैल 1948 को ये एक हिमाचल में विलय के साथ ख़त्म होती है। ये है हमारा सिरमौर।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड लोग पूछते हैं सर ये वीडियो किसके लिए है और किन को ये वीडियोस देखना चाहिए। देखो, एक तो फर्स्ट ये है कि अगर आपको ये इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री लाइक मी, तो आप देखो, एक बार आप देखोगे तो थोड़ा आइडिया आता है। एंड इट्स ऑलवेज गुड टू नो अबाउट वेयर यू बिलोंग फ्रॉम और कहाँ से हो या कैसा है। सेकंड थिंग कि जो ये एस्पिरेंट्स हैं या HP टेट की जो तैयारी कर रहे हैं या कुछ लोकल एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बिकॉज़ मोस्टली ये जो टीम है हमारी, जो ज्ञान ज्योति की टीम है, ये बहुत सारे वो करते हैं, मतलब रिसर्च करने के बाद क्वेश्चंस लेके आते हैं आपको। 3 4 या 5 रेफरेंसेस के बाद ये वीडियो बनता है, वो कर सकते हैं। और जो डीप उसमें है एक्चुअली, जिनके हिस्ट्री एज एन सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट्स हैं, हिमाचल हिस्ट्री सब्जेक्ट है, वो तो देख ही सकते हैं। और अलाइड सर्विसेज हैं या HAS या ये देखते हैं, ये लोग भी ये वीडियोस देख सकते हैं। अगेन, लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। एंड हम लोग कोशिश करते हैं कि वी डू इम्प्रूव आवर सेल्फ। एंड अपने को अपनी कमियां नहीं दिखती हैं। एंड वी ट्राई टू इम्प्रूव, वी गेट फीडबैक्स फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर दोज फीडबैक्स। फीडबैक्स दें और हम लोग इम्प्रूव करेंगे। द पॉइंट इज़ कि वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू। हम लोग चार्ज नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ जस्ट अ सोशल सर्विस। एक पैशन है फॉर एजुकेशन एंड राइट, everyone deserves a better and authentic knowledge, so that's what we are trying to do. Again, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इम्प्रूवमेंट्स को है क्या होनी चाहिए, जस्ट लेट अस नो, वी विल इम्प्रूव फॉर श्योर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला देखते हैं यार, अगली बारी मिले मित्रों, देखें केड़ा से करना, एड़ा तेड़ा स्टार्ट होगी ना, तो मोस्टली हम लोग बिलासपुर के साथ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे बिलासपुर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।